चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है, पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पास पे आ रहा है, तो हम लोग कुछ सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। उसी में आज का टॉपिक पे हम लोग अर्थशास्त्र को कवर अप करेंगे। इकोनॉमी के क्विक रिवीजन का ये पहला वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था क्या होता है, उसकी परिभाषाओं को समझेंगे, प्रकार को समझेंगे, जो प्रमुख शब्दावली हमारी यूज होती है अर्थव्यवस्था के लिए उसको समझने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के या आप बोल सकते हैं क्षेत्र या सेक्टर्स को समझेंगे, टैक्स को समझेंगे, टैक्स की पूरी प्रणाली को समझेंगे जिसमें जीएसटी वगैरह सारा इंक्लूड रहेगा, और मुद्रास्फीति या फिर हम लोग कह सकते हैं इन्फ्लेशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्विक रिकैप रहेगा, जैसे पहले हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है उसी का रहेगा। आप लोग पेन पेपर पकड़ेंगे और जिस प्रकार का टेबल बनते जाएगा उसके साथ साथ करते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है टॉपिक, जिससे आपको बस एक बार रिकॉल होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था की अगर परिभाषा देखेंगे तो दो लोगों का नाम हम लोगों को ध्यान रखना है। पहला आता है एडम स्मिथ और दूसरे आते हैं सैमुअलसन। एडम स्मिथ बोलते हैं अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थशास्त्र क्या है, ये एक धन का विज्ञान है। वहीं पर सैमुअलसन बोलते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा कि ये एक विकास का विज्ञान है। ओके, तो धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने बोला है, विकास का विज्ञान आपका सैमुअलसन ने बोला है। अगर सामान्य तौर पर अगर हम लोग अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की बात करेंगे, स्पेसिफिकली अर्थशास्त्र की, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर हम उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण इनका अध्ययन करते हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, उसका अध्ययन जहां हम लोग करते हैं उस क्षेत्र को हम लोग पर्टिकुलर अर्थशास्त्र बोलते हैं। ओके, और जिस क्षेत्र का कर रहे हैं पर्टिकुलर, वो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ओके, जो प्रमुख शब्दावली रहेगी उसमें पहला आता है आपका उत्पादन। उत्पादन मतलब क्या होता है, आपका इनपुट को आउटपुट में प्रयोग प्रयोग मतलब चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रॉ मटेरियल है कुछ, ओके, जैसे आपके पास गन्ना है, गन्ने से आपने क्या किया, गन्ने का जूस बना दिया। ओके, ईट रखी थी, ईट का घर बना दिया, या रेत थी, रेत का ईट बना दिया। ये आपका क्या कर रहे हो, आप उत्पादन कर रहे हो। कपास था, कपास का कपड़ा बनाना, ये उत्पादन। उत्पादन के बाद आता है उपभोग। उपभोग का मतलब होता है जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसका आप यूज कर रहे हो। जैसे मान के चलिए आपने 5 रुपए का पार्ले जी खरीदा, अब आप पार्ले जी को खरीद के अगर खाते हो तो उसका उपभोग करना है। मोबाइल पे आपने डाटा रिचार्ज कराया है, यूट्यूब में हम लोगों का वीडियो देख रहे हो, मतलब आप उस सर्विस का उपभोग कर रहे हो। सेम मान के चलिए अगर आप हमारे ऐप में क्लासेस पढ़ रहे हो, कहीं पे क्लासेस लिए हो, पेमेंट करने के बाद अगर आप उसको कर रहे हो तो वो आपका उपभोग कहलाएगा। ओके, तो वस्तु और सेवाओं को यूज करना वो उसको उपभोग आता है। विनिमय मतलब हो जाता है आपका एक्सचेंज करना, किसी आपके लिए लेस वैल्यूएबल चीज की जगह पे आप कोई अच्छी वैल्यूएबल चीज लेते हो, उस पर आप बोल सकते हो विनिमय करना। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलो मेरे पास 10 किलो आम है और आपके पास 2 किलो चावल है। मुझको ऐसा मैं आपको बोलता हूँ चलो मेरे 2 किलो आम के बदले 1 किलो चावल दे दो, तो ये आपका क्या रहेगा, विनिमय। पहले वस्तु के माध्यम से होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, फिर बीच में एक टर्मिनोलॉजी आ जाती मुद्रा। अब हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा के थ्रू जो है विनिमय करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझको अगर पेन लेना है तो मैं 10 रुपए की लेता हूँ, वही 10 रुपए का हो सकता है आप अंडा लोगे। ओके, चलिए फिर आता है वितरण। तो जो भी आपके प्रोडक्ट है उसको मार्केट में फैलाना, लोगों की पहुंच तक करना, ये आपका हो जाता है वितरण। ओके, तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा और शब्द ये थे। अब बढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के या हम लोग सेक्टर्स की तरफ। तो क्षेत्र में अपने पास 3 क्षेत्र मेनली रहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो कौन सा चीज प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीय में कौन सा आता है, तृतीय में कौन सा आता है, ये ध्यान रखना है। तो प्राथमिक में जैसे अपना कृषि आता है, वानिकी आता है, मत्स्यन आता है, कुक्कुट पालन आता है, पशुपालन, खनन और उत्खनन। जो भी चीजें आपको रॉ मटेरियल मिलती है, ओके, आप उसको अगर एज इट इज यूज करो, जमीन से मिलने वाली कोई भी चीज जिसको आप एज इट इज बिना किसी मतलब चेंज किए अगर आप यूज कर रहे हो, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने गेहूं उगाया है, आपने सेब निकाला, सेब को खाया, मछली पकड़ी, मछली को खाया, ये सारा चीज क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र में, जिसमें आप एज इट इज कच्चा प्रोडक्ट ही आप खा लेते हो, जो प्रकृति में जिस प्रकार मिलता है वैसा ही खा रहे हो या वैसा ही उपभोग कर रहे हो। ये प्राथमिक क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, प्राथमिक क्षेत्र से जो चीजें मिली है ना, उसको हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज करके फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में क्या करते हैं, उसका कोई उत्पाद बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेना, आपके पास सेब है, तो सेब अगर आप खाते हो वो प्राथमिक क्षेत्र में है। अगर आपने सेब का जूस बना दिया या सेब का जैम बना दिया, उसको पैक करके रखा है, तो वो आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। तो द्वितीय क्षेत्र में जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है वो सारी चीजें आ जाएंगी, निर्माण उद्योग आ जाएगा, विनिर्माण आ जाएगा, इसके अलावा विद्युत गैस जलापूर्ति, ये आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ऐसे ही एक क्षेत्र होगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या है, सर्विस सेक्टर, जहां पर आपको जो चीजें हैं वो दिखेंगे नहीं, ये हम लोग कहते हैं इसको गैर वस्तु क्षेत्र, जबकि प्राथमिक द्वितीयक वस्तु क्षेत्र में आता है। ऐसी चीजें जिसको आप यूज तो कर रहे हो, जिसके लिए आप पैसा दे रहे हो, बट आपको फिजिकली वो दिखती नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आप अभी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, ओके, अब इसके लिए आपने मोबाइल पे रिचार्ज कराया होगा या वाईफाई का रिचार्ज कराया होगा, उसके लिए आपने 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दिए होंगे।
ओके। उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो या आप एक ऑटो में बैठते हो, ऑटो वाले को बोलते हो मुझको एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ दे, उसके लिए आप उसको 10 रुपए 20 रुपए देते हो, बट आपके हाथ में कोई फिजिकल चीज आई क्या? नहीं आई, है ना? तो ये आपका हो जाता है सर्विस सेक्टर, जिसके लिए आप पैसा देते हो बट वो दिखता नहीं है। ज्ञान अर्जन करना, ये सारी चीजें जो है लगभग इसी में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे परिवहन सेवाएं हो गई, संचार सेवाएं हो गई, बैंकिंग हो गया, सामुदायिक सेवाएं हो गया, स्टोरेज फैसिलिटी हो गया, व्यापार हो गया, बीमा हो गया, ये सारे आपके तृतीय क्षेत्र है। इसके बाद एक चतुर्थ और पंचम क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियां आती है, ओके, जैसे यूनिवर्सिटीज है, वो सारा आपका चतुर्थ क्षेत्र पे आएगा, जिसको मैंने अभी इस पे क्लासिफाई नहीं किया है। ओके, चलिए अब आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अगर हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग आधार पे अलग अलग मिलेगा। जैसे कि पहला है नियंत्रण के आधार पर, ओके। नियंत्रण मतलब अर्थव्यवस्था में जो भी आपके अर्थव्यवस्था के प्रमुख शब्द हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इस पर किसका मेनली नियंत्रण है, उसके आधार पे हम लोग अर्थव्यवस्था को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर मान के चलिए उत्पादन के सभी संसाधनों पर पूरा हक प्राइवेट सेक्टर का है, कितना उत्पादन करना है, कितना उपभोग करना है, कितना विनिमय, कितना वितरण, अगर ये सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र गला काट अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। दूसरी आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, ओके, उत्पादन के सभी साधनों पर अगर कंट्रोल गवर्नमेंट का है तो वो आपका कहलाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसा सेक्टर या ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें थोड़ा सा काम प्राइवेट वाला देख रहा है, थोड़ा सा आपका पब्लिक दिख रहा है या गवर्नमेंट दिख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था के एग्जांपल में आपको भारत की अर्थव्यवस्था दिखेगी, जहां पर आपका आपका प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी इंक्लूड रहता है। वहीं पर वैश्विक संबंधों के आधार पर अगर बात करेंगे तो बात हो जाती है आयात निर्यात के हिसाब से। कोई अर्थव्यवस्था अगर आयात निर्यात को पूरा ओपन करके रखी तो उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, और कोई अगर पूरे तरीके से बंद करके रखी कि आयात निर्यात बिल्कुल नहीं होगा तो बंद अर्थव्यवस्था, ओके। फिर आता है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो विकास के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं विकसित अर्थव्यवस्था जो डेवलप्ड है। फिर दूसरी आती है विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी आती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसके लिए हम लोगों को एक पर्टिकुलरली डाटा देखना पड़ता है और उसके हिसाब से आती है। फिलहाल वो डाटा को भी हम लोग स्किप करके चलते हैं। जैसे अल्प विकसित के लिए $995 प्रति व्यक्ति आज से कम होगा तो आपका अल्प विकसित है, वैसे ही 12,055 के ऊपर आएगा तो विकसित आएगा। इसके बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, आपका विकासशील। इसके बाद आता है विभिन्न क्षेत्रों में सकल आय के आधार पर। तो सकल आय के आधार पर आपको 3 प्रकार की दिखेगी। मैं थोड़ा सा कैमरा हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। जिसमें आपका आता है कृषक, उद्योग और सेवा। ये है क्या, मान के चलिए किसी भी सेक्टर का, अगर मान के चलो किसी अर्थव्यवस्था में कृषक क्षेत्र का 50% से ज्यादा योगदान है तो उसको हम लोग बोलेंगे कृषक अर्थव्यवस्था। अगर मान के चलिए उद्योग सेक्टर का 50% से ज्यादा है तो उद्योग, और अगर सर्विस सेक्टर का 50% से ज्यादा सर्विस, ओके। जिस भी सेक्टर का 50% से ऊपर हो गया उसके नाम से जाना जाता है। भारत के किसमें क्या अभी ये तीनों में नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ 50% तीनों लगभग शेयर नहीं कर रहे, ओके। किसी का 30% है, किसी का 16% है, किसी का 17% है, इस प्रकार का है। 50% के ऊपर कोई नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बाद आगे का टॉपिक हम लोगों का रहेगा टैक्स, ओके। ये दूसरा चैप्टर हो जाता है टैक्स। टैक्स क्या होता है, तो एक प्रकार का निश्चित भुगतान है। अगर आप एक आय सीमा के ऊपर होते हो तो सरकार आपसे लेती है। सरकार के खर्चे के लिए एक तरीके से बोल सकते हो सरकार की इनकम का सोर्स है। सरकार को जो भी खर्चा करना है वो आपके टैक्स के थ्रू ही आता है। इसके अलावा इसको हम लोग बोलते हैं आय का दोबारा वितरण करना, ओके। तो इनकम का दोबारा या धन की दोबारा वितरण के लिए आपका टैक्स लगाया जाता है। दो प्रकार का हम लोगों को यहाँ पे चीजों को ध्यान रखना है। पहला है कर प्रणाली और दूसरा है कर की शब्दावली। तो कर प्रणाली को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपको पहला दिख रहा होगा प्रतिगामी कर प्रणाली, किस किस प्रकार की लगती है। मान के चलिए अगर आपकी आय बढ़ती है पर टैक्स स्लैब कम होते जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको 10% टैक्स देना है। 1 लाख से 2 लाख पे 5% हो गया, 2 लाख से 3 लाख पे फिर 2% हो गया। जैसे जैसे आपका टैक्स स्लैब बढ़ेगा मतलब इनकम बढ़ेगी, आपके कर की दरें कम होगी। इसको बोलते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली। वहीं पर आनुपातिक कर प्रणाली क्या होता है, सबके लिए एक बराबर आपका कर की दर, चाहे आप 1 लाख रुपए कमाओ, 10 लाख रुपए कमाओ, 15 लाख रुपए कमाओ, एक फ्लैट रेट रहेगा 5%, 6%, वो होगा अनुपातिक। प्रगतिशील क्या होता है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की दर में वृद्धि होगी। जैसे 1 लाख वाले को 10% देना है तो 2 लाख जो कमाता है उसको 20%, 3 लाख वाले को 30%। अपक्रमिक क्या होता है, शुरू में आपकी आय के साथ साथ कर का रेट बढ़ता है और उसके बाद एक निश्चित हो जाता है। तो अक्रमिक आपका आनुपातिक और प्रगतिशील का मिला जुला रूप रहता है। भारत में हम लोग अक्रमिक कर प्रणाली को ही यूज करते हैं, ओके। अगर शब्दावली की बात करेंगे तो कराघात होता है, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। मान के चलिए टैक्स मुझे मेरे ऊपर लगा है और मैं ही पैसा पटा रहा हूँ, ओके। सरकार मुझको बोलती है 10 करोड़ रुपए आप टैक्स दो और वो पटाता मैं ही हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कराघात। इसको आप डायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हो, जबकि दूसरा होता है करापात, ओके, इंसिडेंस ऑफ टैक्स।
सरकार ने मेरे ऊपर लगाया 10 करोड़ रुपए, बट मैं आपके थ्रू पटाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप पटाओ, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर आपात। जनरली जो भी दुकानदार रहते हैं ना, हम लोग वहां पे जो दुकानदार लोगों के ऊपर टैक्स लगता है वो अल्टीमेटली कस्टमर के जेब से जा रहा है, तो वो कर आपात है। फिर होता है कर आधार। कर आधार क्या होता है? ऐसी आय जिस पर आपका कर लगता है। मान के चलो आप 5 करोड़ रुपए कमाते हो और शुरू के 1 लाख रुपए पे सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती, बोलती है 4 करोड़ 99 लाख पे आप टैक्स दो, तो 4 करोड़ 99 लाख आपका कर आधार बनेगा। कर स्वर्ग अर्थव्यवस्थाओं के लिए यूज किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि दूसरे देश को या कंपनी को बोले कि आइए हमारे यहाँ बिजनेस करिए, हम आपके ऊपर कम टैक्स लगाएंगे, ओके। ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसा देश जो कि बाकी लोगों को बोलता है कि टैक्स स्लैब हम लोग बहुत कम रखे हैं, उस देश को क्या कहा जाएगा? कर स्वर्ग। ये जनरली ना ब्लैक मनी से रिलेटेड हो जाता है। जो भी देश ऐसा करते हैं कि एकदम कम टैक्स लगा रहे हैं, वहां पर आपको दिखेगा बहुत सारी ना एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं, छोटी कंपनियां खुल जाती हैं जो इलीगल रहती है। इलीगल मतलब आपको शेल कंपनीज खुलते दिखेंगे, ओके। एक्चुअल में नहीं होंगी, बट खोल दिया जाता है क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा है। और इसमें सऊदी वगैरह का आपको नाम देखने को मिलेगा। बीच में लोगों को ब्लैक लिस्ट वगैरह में भी डाला गया था। और कर अपवंचन क्या होता है? एक शब्दावली। तो अगर आप गलत जानकारी देकर अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा कर अपवंचन, ओके। जैसे मान लो आप 3 लाख रुपए कमाते हो और एक एग्जाम्पल के लिए आपको 30,000 रुपए टैक्स देना है। आप क्या करते हो? अपनी इनकम आप दिखाते हो कि 1 लाख रुपए कमाता हूँ, ताकि आप टैक्स ना दो। तो इसको क्या बोला जाता है? कर अपवंचन करना, ओके, कर चोरी करना। चलिए अब आते हैं टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली 2 प्रकार के टैक्स आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसा है जो लग आपके ऊपर ही रहा है और आप ही पे कर रहे हो। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? लगता किसी और के ऊपर है बट आपको पे करना पड़ता है, ओके। अल्टीमेटली कस्टमर या जनता के द्वारा ही जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो केंद्र सरकार अलग प्रकार की लगाती है, राज्य सरकार अलग प्रकार की लगाती है। केंद्र सरकार के डायरेक्ट टैक्स को हम लोग थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा आयकर। आयकर के बाद आपका होता है निगम कर। मैं एक बार और जूम इन कर देता हूँ। निगम कर, संपदा शुल्क, ब्याज कर, उपहार कर, व्यय कर, इसके अलावा सीमांत लाभ कर और धन कर। ये आपके क्या है? केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले डायरेक्ट टैक्स। वहीं पर राज्य केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय बिक्री कर। हम लोग जब पेड में पढ़ते हैं या ऑलरेडी डिटेल में पढ़ते हैं तो हर एक चीज को, आयकर कब लगा है, आयकर की दर कितनी है, ये सारा चीज हम लोग रिकॉल करते हुए चलते हैं। अभी आपको याद आना चाहिए आयकर लगाने के लिए कौन सी समिति थी, सीमांत लाभ कर क्या होता है, धन कर क्या होता है, व्यय कर क्या होता है, उपहार कर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको याद आना चाहिए, ओके। जैसे संपदा शुल्क क्या है, निगम कर क्या है, तो जैसे कंपनी के शुद्ध लाभ पे जो लगता है उसको हम लोग निगम कर बोलते हैं, कंपनी पे लगता है, ओके। उपहार कर, मान के चलिए अगर आप 50,000 रुपए से ऊपर का कोई गिफ्ट किसी को देते हैं तो उसके ऊपर आपको लगाता है उपहार कर। जो भी व्यक्ति गिफ्ट लेगा वो उसके लिए टैक्स पटाएगा, उसको बोलते हैं उपहार कर। इसमें भी अपवाद है कि शादी ब्याह में जब होता है तो उसके ऊपर आपका नहीं लगता, ओके, उसको गिफ्ट में उपहार कर नहीं लगता। इसीलिए देखोगे आप लोग, अभी जब लास्ट ईयर केएल राहुल की शादी हुई थी ना, तो उसको गिफ्ट में बहुत सारी चीज मिली, बड़ा बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ी। क्यों उस समय गिफ्ट में मिला? क्योंकि गिफ्ट देने पर वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। अभी मान के चलो अगर रोहित शर्मा केएल राहुल को कोई बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहता है, ओके, अब शादी वगैरह तो हो गई, तो गिफ्ट अगर मान के चलो 50,000 के ऊपर की कीमत का है तो उपहार कर भी पटाना पड़ेगा, ओके। चलिए ऐसे ही आते हैं हमारे पास राज्य सरकार के कर। तो डायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो होटल की प्राप्तियों पर कर है, भू राजस्व कर है, कृषि आय पर कर है, व्यवसाय कर है और गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर होता है। वहीं पर राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर पे आपको मिलेगा बिक्री कर या व्यापार कर, डीजल पेट्रोल की खरीद बिक्री पे कर, स्टाम्प शुल्क हो गया, राज्य उत्पाद शुल्क हो गया, वाहनों पर कर हो गया, वस्तु और यात्रियों पर परिवहन कर हो गया, विद्युत पर कर, शराब पर कर और गन्ने की खरीद पर शुल्क। ये सारा आपको अप्रत्यक्ष कर दिखेगा राज्य सरकार के ऊपर। इसीलिए सरकार को सबसे ज्यादा पैसा दिखता है राज्य को कि शराब पे कमाई है, इसलिए सरकारें जो है शराबबंदी नहीं कर पाती, ओके। चलिए अब टैक्स से जुड़ा हुआ एक चीज अपने को ध्यान रखना है, वो है लेफर वक्र या लेफर कर्व है। लेफर ने क्या किया था, ये अर्थशास्त्री है, इन्होंने एक अंदाज लगाया था कि ऑप्टिमल टैक्स की रेट क्या होनी चाहिए। जैसे आपको सोचने में ऐसे लगता होगा ना कि सरकार मान लो 10% टैक्स लगाएगी तो सरकार को मान लीजिए बहुत पैसा मिलेगा, अगर टैक्स की दर बढ़ा देती 20% तो और ज्यादा मिलेगा, 30% लगा देते तो और ज्यादा, ऐसे करते करते 100% पे सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। लेफर कर्व क्या है? ये बताता है कि एक निश्चित सीमा तक अगर आप आयकर की दर बढ़ाते हो तो सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, बट अगर आप उससे ज्यादा कर बढ़ाओगे ना तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग टैक्स चोरी करने लगेंगे। इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता था बट सरकार को रेवेन्यू उतना नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि लोग गलत जानकारी देकर कर अपवंचन कर रहे थे। तो ऑप्टिमाइज या ऑप्टिमल कर की दर क्या होगी, उसी के लिए आता है हमारा लेफर वक्र, जिधर आपको एक तरफ टैक्स की दर दिखेगी और एक टैक्स रेवेन्यू दिखेगा। मान के चलिए आपने 10% लगाया, आप 100 रुपए कमा रहे हो,
20% लगाते हो आप 200 कमाओगे, 30% लगाते हो 300 कमाओगे, 40% लगाते हो 400 कमाओगे, 45% करोगे तो 4500 नहीं होगा, हो सकता है 200 हो जाए या 300 हो जाए। तो एक दर के बाद, एक कर की दर के बाद अगर आप बढ़ाते हो कर की दर, तो आपका इनकम जो है बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। यही बताता है लेफर वक्र। ओके, ये आप कर्व देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत में हाइट आता है, फिर स्लोप जो है थोड़ा सा स्लैंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कर से जुड़ा हुआ एक और हमारे पास क्या होता है, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी। अब जीएसटी कब आया, क्या आया, ये सारी चीजें हो गई हैं पुरानी। मेन चीज जो जीएसटी में हो सकता है, जो पूछ सकता है, उसको देखते हो। जीएसटी के प्रकार, कभी भी आप जैसे बिल लेते हो, मान के चलो आप मूवी देखने जाओगे ना, तो आपको जीएसटी हमेशा बटा हुआ दिखेगा। एक सीजीएसटी दिखेगा आपको, एक एसजीएसटी दिखेगा। ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपका जीएसटी लगा है 5% का, ओके, तो 5% में से जीएसटी होगा आपका 2.5% और एसजीएसटी होगा आपका 2.5%। ओके, आधा आधा बांटते हैं। तो केंद्र सरकार को जो लगता है या केंद्र सरकार को जो मिलता है जीएसटी का हिस्सा, उसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी। राज्य को जो मिलता है वो होता है आपका एसजीएसटी। याद रखना, जीएसटी कहां पे लगता है, जहां पर आप वस्तु की खरीद बिक्री कर रहे हो। उत्पादन कहां हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां पर वस्तु खरीदी या बेची जा रही है वहां पर आपको देखा जाएगा। तो जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आप मूवी वगैरह देखते हो, तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी बिल में दिखेगा। अगर ऐसे अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। ओके, ध्यान रखिएगा। ऐसी एक होता है आईजीएसटी, तो इसको लगाने और वसूल करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जबकि प्राप्त धनराशि जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्र राज्य के बीच में बांटी जाती है। जीएसटी से रिलेटेड संविधान में प्रावधान क्या है, तो इसको 2/3 बहुमत से पारित किया गया था। आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन मिला था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 246 का ए एसजीएसटी लगाता है, वही 269 का ए आईजीएसटी की बात करता है, और 279 का ए जीएसटी परिषद के बारे में बात करता है। एक बार और देख लीजिएगा, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बात करता है। ओके, जीएसटी के अंदर कितने कर शामिल है, ये आपको देखने को मिलेगा। इन सारे करों की जगह पे अभी एक जीएसटी लगता है। वहीं पर अगर जीएसटी की दरों की बात करेंगे, तो 5%, 12%, 18%, 28%, 4 स्लैब आपको देखने को मिलेगी। जीरो जो है उसको हम लोग बोलते हैं माफ है। ओके, तो 0% को भी आप ले सकते हो जिसपे जीएसटी नहीं लगता। आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टैक्स से अलग, वो है मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की बात आती है, डायरेक्टली आप समझ सकते हो महंगाई। ओके, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। इसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मान के चलो, आज मांग है आपके पास 5 पार्ले जी बिस्किट की पैकेट की, और खरीदने वाले भी 5 लोग हैं, सबको एक एक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलो सप्लाई केवल 5 पार्ले जी बिस्किट की और खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो पार्ले जी जो 5 रुपए में बिक रहा था, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं, वो 50 रुपए में भी बिकेगा। ओके, क्योंकि खरीदने वाले लोगों की ज्यादा, तो जब भी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होता है, तो महंगाई बढ़ती है। उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। सैमुअल्सन ने मुद्रास्फीति को बोला है कि उस समय से है जिसमें कीमतें बढ़ रही होती हैं। वहीं पे गार्डनर रेफलेक्स बोलते हैं, मुद्रास्फीति की परिभाषा बढ़ी हुई कीमतों के रूप में देते हैं, ना कि ऊंची कीमतों के रूप में। शिपोरो के अनुसार मुद्रास्फीति कीमत स्तर पर होने वाली निरंतर या अत्यधिक वृद्धि से है। वहीं पर कीलबोन ने अपनी अलग परिभाषा दी है कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है। ओके, चलिए इनमें से कोई भी अगर आप एक दो डाल देंगे, आपका काम बन जाएगा। अब मुद्रास्फीति से रिलेटेड आता है फिलिप्स वक्र। जैसे आपका टैक्स से रिलेटेड लेफर वक्र था, वैसे फिलिप्स वक्र है मुद्रास्फीति से। ये क्या बोलता है कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में, तो मुद्रास्फीति कम होगी। मतलब अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो महंगाई कम होगी। जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा, वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। अगर मुद्रास्फीति कम होगी, रोजगार कम होगा। ओके, अगर महंगाई कम है तो रोजगार भी कम होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है फिलिप्स वक्र का, कि एकदम गंदी वाली मुद्रास्फीति कब हो जाएगी, जब अर्थव्यवस्था में सभी के पास रोजगार हो जाए और सभी लोगों के पास क्या हो, व्यय करने को पैसा हो। अगर लोगों के पास व्यय करने को पैसा नहीं रहेगा, तो मुद्रास्फीति आपको कम देखने को मिलेगी। ओके, चलिए फिलिप्स वक्र से अलग हम लोग चलते हैं। मुद्रास्फीति से जुड़े और भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे अपस्फीति। आप जस्ट इसका उल्टा बोल सकते हो मुद्रास्फीति का, जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें कम होती हैं। मुद्रास्फीति जब बढ़ता है, अपस्फीति जब कम होती है। अविस्फीति क्या होती है, जब महंगाई हो पर महंगाई की दर में कमी हो, तो इस स्थिति को अविस्फीति कहते हैं। ओके, मतलब मान के चलिए पहले कोई वस्तु 100 रुपए की मिलती थी, अब वो 105 रुपए की मिल रही है, और 2 साल बाद वो 107 रुपए या 103 रुपए की हो जाती है। तो आप देखो, पहले वो वस्तु 100 की थी, बढ़ा कीमत 105 हुआ, फिर 105 से 103 हुआ, बट पिछले तुलना में करोगे आप तो कीमतें बढ़ी है। ओके, यहां से आप देखोगे तो कम दिख रहा है।
बट यहाँ से देखोगे तो बढ़ा है। ओके, तो इसी को बोलते हैं जब अर्थव्यवस्था में महंगाई तो दिखती है बट उसकी दर कम रहती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अविस्फीति। और सबसे गंदी स्टेट होती है गतिशील स्थिति, जब आपका अर्थव्यवस्था भी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ हो जाए। देखो फिलिप्स वक्र बोलता है दोनों एक साथ नहीं हो सकता, बेरोजगारी रहेगी तो मुद्रास्फीति नहीं रहेगी, मुद्रास्फीति रहेगी तो बेरोजगारी नहीं रहेगी। बट कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मुद्रास्फीति भी चरम सीमा पे आ जाती है और बेरोजगारी भी चरम सीमा पे आती है, तब मान लो अर्थव्यवस्था डूबने वाली है, उसको हम लोग बोलते हैं गतिशील स्थिति। जैसे कि श्रीलंका के कुछ हालत हो गए थे और पाकिस्तान के कुछ हालत हो गए थे, आपको वहां देखने को मिलेगा लोगों के पास पैसा नहीं है खर्चा कर लो, बट महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ओके, चलिए इसके बाद मुद्रास्फीति के प्रकार हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से जूम इन कर लेते हैं। तो मुद्रास्फीति के प्रकार में जो सबसे पहला आपका आएगा मांग जनित मुद्रास्फीति होता है, दूसरा आपूर्ति जनित होता है। ओके, अगर मांग में वृद्धि के कारण महंगाई बढ़ी तो मांग जनित मुद्रास्फीति, आपूर्ति में कमी के कारण अगर महंगाई बढ़ी तो आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति। वहीं पर अगर आप जाते हो तो आपका आता है लागत जनित मुद्रास्फीति। यदि वस्तु को बनाने का कॉस्ट ही महंगा हो गया, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, मान के चलो अभी मेरे को महीने का 550 रुपए इंटरनेट का बिल देना है, तो मैं आपको कोर्सेज जो है वो मान के चलिए कम प्राइस पे सेल कर पाता हूँ। अगर अचानक में हो जाए कि 2000 रुपये मेरे को महीने का बिल भेजना पड़े, इंटरनेट का बिल पे करना पड़े, तो अब मैं भी तो काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मुझको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरी लागत बढ़ी है। ओके, तो इसको बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। मतलब अगर वस्तु को बनाने के लागत में वृद्धि होगी तो कीमत तो बढ़ेगी। खुली दबी मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि अगर सरकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है बट फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो खुली दबी मुद्रास्फीति कहते हैं। अदृश्य मुद्रास्फीति क्या होती है, जब आपको समान कीमत पे कम गुणवत्ता का सामान मिल जाए। जैसे मान के चलो पहले आप 100 रुपए में लेते तो आपको बहुत बढ़िया काजू बादाम वाला बिस्किट मिलता, अभी के डेट में आप 100 रुपए में लेते हो आपको काजू बादाम की जगह फल्ली वाला बिस्किट मिल रहा है। ओके, आपको बिस्किट पहले भी 100 ग्राम मिला, अभी भी 100 ग्राम मिला, बट पहले काजू बादाम थे, अब आपको फल्ली दाना मिल रहा है। तो कीमतों को वही रखा गया बट क्वालिटी गिरा दी गई। ओके, तो कीमतों को सेम रख के अगर वस्तुओं की क्वालिटी को कम कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अदृश्य मुद्रास्फीति। वहीं पर आपका व्यापक या छुटपुट मुद्रास्फीति, अगर पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की महंगाई है तो व्यापक है, छिटपुट मतलब कुछ एक दो चीजों की कीमतें बढ़ी हैं तो उसको हम बोलेंगे छिटपुट मुद्रास्फीति। ब्रांडेड मुद्रास्फीति एप्पल आईफोन की कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जान के कि लोग ऐसा ना सोचे कि कम प्राइस में मिल रहा है इसके कारण माल घटिया होगा, उसके कारण इन लोग जान के कीमतों को बढ़ा देते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रांडेड मुद्रास्फीति। है कुछ नहीं, है ना, ब्रांडेड मुद्रास्फीति आप ऐसे समझ सकते हो, है कुछ नहीं बट लोग क्या है, लोगों का एक मतलब साइकोलॉजी होती है। अगर उनको आप 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में दोगे ना और बोलोगे बेटा टेस्ट करो बताओ कैसा है और बताओगे 1000 रुपए का है, तो सामने वाला अच्छा बोलेगा। वही 1000 रुपए की चीज आप 100 रुपए में बेचोगे ना तो लोगों को लगेगा अरे यार ये तो घटिया बताया। ओके, तो लोग प्रोडक्ट को गंदा ना समझ ले या बेकार ना समझ ले, इसके लिए कीमतों को जान के बढ़ाया जाता है ताकि वो अच्छी क्वालिटी का समझे। इसको बोलते हैं ब्रांडेड मुद्रास्फीति, जानबूझ के ब्रांड बढ़ाते हैं। ओके, चलिए फिर आते इधर हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले आएगा चलती मुद्रास्फीति, सॉरी रेंगती मुद्रास्फीति। थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूं ताकि एक साथ आ जाए। ओके, चलिए चलती रेंगती मुद्रास्फीति, अगर मुद्रास्फीति की दर 3% से कम है तो रेंगती हुई होता है। चलती रहेगी अगर 3 से 6% है, दौड़ती रहेगी 6 से 10%, कूदती रहेगी 10 से 20% और अधिस्फीति 20%। अगर मुद्रास्फीति की दर जो जो रेंज में आ रही है उसके हिसाब से इसका नाम बदलता है। रेंगेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे और अधिस्फीति होगा, उड़ेंगे नहीं। इसके बाद आप सीधा सीधा अधिस्फीति में आएंगे। तो 3%, 3 से आपका 6, 6 से 10, 10 से 20 और 20 से ज्यादा। चलिए आते हैं इसके बाद मुद्रास्फीति के बारे में और क्या चीजें हैं, तो प्रभाव क्या पड़ता है ये भी पूछा जाता है। तो मुद्रास्फीति के टाइम पे ऋणी को लाभ हो जाता है और ऋणदाता को हानि होती है। मतलब जो लोन उठाएगा उसको लाभ होता है, जो लोन देता है उसको हानि होती है। ओके, कृषक को लाभ होता है, किसान वर्ग को लाभ होता है, व्यापारी वर्ग को लाभ होता है क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। ओके, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास को हानि होती है क्योंकि उनकी तो एक निश्चित सैलरी है। ओके, महंगाई बढ़ी तो वो कैसे करेंगे, तो निश्चित आय वर्ग या मिडिल क्लास को इसमें हानि होती है। बैंकों को लाभ होता है, रोजगार शुरू में बढ़ता है बाद में कम होता है, टैक्स में वृद्धि हो जाती है, निर्यात में कमी होती है और आयात में वृद्धि हो जाती है। ये कुछ आपको मुद्रास्फीति के प्रभाव दिखेंगे। इसके अलावा मुद्रास्फीति को कम कैसे कर सकते हैं, तो मौद्रिक नीति अपना के कर सकते हैं जो कि आरबीआई लेके आता है। दूसरा राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होती है और प्रत्यक्ष नियंत्रण कर सकते हैं जैसे कि उत्पादन को बढ़ा दे, ओके, निर्यात को कम कर दे और सरकार द्वारा निम्न आय की जो आपका मतलब निम्न आय वर्गों के लिए उचित मूल्य की दुकान खोल दे। तो ये मुद्रास्फीति तक था। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग जाएंगे तो मे भी नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे या फिर मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, इन दोनों को चीजों को देखेंगे। ओके, तो इतना रखते हैं आज के लिए। पसंद आया क्या बताइएगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।